अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमने कल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट पढ़ा था, ठीक है। मैं पूरी आशा करता हूं कि आपने पढ़ा होगा, आपको समझ आया होगा, और नहीं समझ आया होगा तो पूछ लीजिएगा, 10 बार पूछिएगा, वो आपका हक बनता है। लेकिन घर में तुम्हारा ही हक बनता है, पढ़ लोगे तो अच्छी बात होगी, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट 1919 और 1935, और कैसे वो बेड रॉक बना टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ चुके हो। कल बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हमने जो अभी भी चल रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एमरजेंसी पावर XYZ। मैंने लक्ष्मीकांत की किताब भी आपको दिखाई, ठीक है। ये वाला एक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टू गेट आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। पॉलिटी में ज्यादा आपको कुछ नाम मिल जाए वही बहुत कुछ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का क्या वो था, सबको पता है आजाद हुआ था। लेकिन कभी कभी ये पूछा जा सकता है 1947 एक्ट में क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है। तो थोड़ा इस हिसाब से याद रखिएगा, पढ़ लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। 1935 का एक्ट अल्टीमेटली फेल ही था, यदि आप देखें। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट था फेडरेशन का, वो बना ही नहीं। और अल्टीमेटली 1939 तक तो आप देखिए उसे यूज भी नहीं किया गया था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, वर्ल्ड वॉर हुई। वर्ल्ड वॉर में जीतने के बाद जो एजेंडा था अमेरिका का, ब्रिटेन का, वो था फ्रीडम ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी। इसी बात पे लड़े थे। उन्होंने क्या बोला था, जापान जर्मनी क्या कर रहा है, डिक्टेटरशिप कर रहा है, ठीक है। यही इल्जाम लगाए गए थे। ह्यूमैनिज्म नहीं है एडोल्फ हिटलर में। जापान यदि इंडिया में घुस गया तो कत्लेआम मच जाएगा, यही बोला गया था। फिर आपको याद नहीं, ठीक है। आज भी ऐसे डिबेट सुनते हो कि आज यदि हम उस मोड़ पे चले जाते तो आज हम जापान की कंट्री होते, ठीक है। तो जो हुआ नहीं उस पर बात करने कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारी चीजें प्रेशर बन गया था। अमेरिका उस समय सुपर पावर बन चुका था, अमेरिका का लीग ऑफ नेशन बना था, और ये सब बहुत सारी चीजें बन चुकी थी, ठीक है। तो अमेरिका पावरफुल था और अमेरिका चाहता था ब्रिटेन की कॉलोनीज अब वो डीकॉलोनाइज कर। ये प्रेशर, सबसे बड़ा प्रेशर यही था। उसके अलावा घर में भी दिक्कतें चल रही थी इंडिया में। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर्स और जो लोग थे, अब वो धीरे 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 इंडिया को छोड़ना चाहते थे। अच्छा, एक और चीज आपको आगे पता चलेगी। एक गवर्नमेंट थी, लेबर गवर्नमेंट, वहां ब्रिटेन में, वो थोड़ा इंडिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी। मैं आपको कह रहा हूं सॉफ्ट कॉर्नर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हमारे बारे में इतना सोचती थी, ठीक है। बेसिक एजेंडा किसी भी गवर्नमेंट का उसके पीपल के लिए होता है जिन्होंने उनको वोट किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी उनके ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पे है। लेकिन कहीं ना उनके जो एजेंडा होता है, जो कम्युनिस्ट का एक एजेंडा होता है, सोशलिज्म का एक एजेंडा होता है, हर पार्टी, आम आदमी पार्टी का एक एजेंडा है, बीजेपी, और सबको अपने एजेंडा पे चलते हैं। तो लेबर पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी इंडिया के लिए, ठीक है। जीतती भी है वो, पावरफुल भी बन जाती है, और अल्टीमेटली वो कन्वर्जन ऑफ द इंडियन पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 20th of February 1947, ठीक है, कुछ महीने पहले जब हम आजाद होने वाले हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन क्लीमेंट एटली declared that the British rule in India would end by June 30, 1948. जून 30, 1948 में हम इंडिया का ब्रिटिश रूल खत्म कर देंगे। अब किस तरह से आगे एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाएगा, वो सबसे बड़ा सवाल था। वो अगले चैप्टर में पढ़ना है, जो आज चैप्टर खत्म हो जाए और टाइम बचे तो हम वही देखेंगे। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन क्यों आ रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांसफर ऑफ पावर करनी थी। पावर ट्रांसफर करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन सेट करना पड़ेगा, कुछ इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, इंटरिम मैनेजमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए चीजें आ रही थी, जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। अभी तो हम आजादी करा लेते हैं, फिर हम लोग वापस आएंगे 1930s में। तो क्लीमेंट एटली द प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आता है कि जून 38 तक हम भेज देंगे, और इसकी जिम्मेदारी के लिए मैं लॉर्ड माउंटबेटन को भेजने वाला हूं। उसकी एकमात्र जिम्मेदारी है कि ट्रांसफर ऑफ पावर को इजिली कंप्लीट कर देना। वो वाइसरॉय रूल के लिए नहीं आए थे, उनका एकमात्र काम था जल्दी से इंडिया का ट्रांसफर ऑफ पावर कर दो। सभी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस को, डिफरेंट पार्ट को, सबको एक साथ बैठा के डेड्यूस अ मेथड कि कैसे इंडिया का ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाए। पार्टीशन की कोई बात नहीं थी, वो इंडियन एजेंडा था कि हमको एक नया देश चाहिए। लेकिन उनका इधर ट्रांसफर ऑफ पावर, अब धीरे धीरे वो भी मान गए थी, ठीक है, हम आपको एक ड्यूअल गवर्नमेंट या ड्यूअल ने वो दे देते हैं, कंट्री दे देते हैं, ठीक है। आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर टू द रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। पूर्ण स्वराज मिलने की तैयारी हो चुकी है। This announcement was followed by the agitation by the Muslim League demanding the partition of the country. मुस्लिम लीग का ऐसा मानना रहा होगा उस समय कि यदि ये लोग चले गए तो उसके बाद जो सबसे बड़ी पावर 1935 के इलेक्शन में आई थी वो कांग्रेस की आई थी, और वो एंटी टू नेशन थ्योरी थी।
मतलब टू नेशन थ्योरी जो दी गई थी उसके एंटी थी, वो दो देश नहीं बनने देगी। तो यही कुछ मौका है जहां पे हम एजिटेशन से, पेटिशन से या किसी भी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो उस समय सबसे बड़ी दिक्कत स्टार्ट हुई, मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई, राइट्स भी हुए, बहुत धरने प्रदर्शन भी हुए और बहुत प्रेशर क्रिएट किया गया कि एक नई कंट्री बनाई जाए, पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाया गया जो हमारे लास्ट वाइसरॉय रहे और इंडिपेंडेंस के बाद पहले वाइसरॉय बने। फिर सी राजा गोपालचारी बने इंडिया के पहले, और उसके बाद हमने वाइसरॉय की पोस्ट ही डिलीट कर दी। फिर क्या आई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट, राजेंद्र प्रसाद साहब। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया बुलाया गया लास्ट वाइसरॉय और उनको एक ही काम दिया गया, स्पीडी ट्रांसफर ऑफ पावर एंड ब्रिटिश बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली। मतलब देखिए फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने में ट्रांसफर ऑफ पावर करनी थी, जो आगे जाके अगस्त हो जाएगी। ठीक है, तो 4 महीने में लॉर्ड माउंटबेटन को स्पीडी ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला। इन मई 1947 लॉर्ड माउंटबेटन केम अप विद अ प्लान, जिन्होंने बोला कि जितने भी प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस मतलब जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल थे, प्रिंसली स्टेट अलग, प्रोविंस अलग, हम पार्ट एबीसीडी समझ चुके हैं। ठीक है, जितने भी प्रोविंसेस थे उनको डिक्लेयर किया गया इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट। नया भारत का इंडिपेंडेंट सक्सेसर्स हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोग नया इंडिया बनेंगे जितने भी प्रोविंसेस हैं, लेकिन आपके पास एक प्लान होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट बनना चाहें या ना बनना चाहें। तो यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप पार्ट बन रहे हैं मतलब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं मतलब आप इंडिया बना रहे हैं। और यदि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं आ रहे हैं और आपको एकदम इंडिपेंडेंट मान लिया गया है, मतलब आप इंडिया की पार्ट नहीं बनेंगे। ये तो वही वाली बात हो गई, बैल्कनाइजेशन ऑफ यूरोप। यूरोप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, बैल्कनाइजेशन। ठीक है, तो इसको बोला गया डिकी बर्ड प्लान। डिकी बर्ड प्लान पहला प्लान था माउंटबेटन का, जहां पे उन्होंने ये बोला कि जो लोग सक्सेसर स्टेट्स हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए, आप लोग अपने में डिसाइड कर लीजिए किस तरह से न्यू इंडिया क्रिएट करना है, और जिनको नहीं करना है वो मत कीजिए। अब इससे कांग्रेस को दिक्कत है, भाई जो नहीं करेंगे मतलब वो इंडिया का पार्टीशन होगा। आप सोचिए इंडिया आधा ऊपर होता, आधा नीचे होता, बीच में दूसरी कंट्री होती, तो वैसे भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। सीधी सीधी बात है, मान लीजिए मेरे और आपके बीच में एक बंदा है जो हम दोनों का दुश्मन है, या हम लोग का एक एलियन कंट्री है, तो हम और आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के साथ यही हुआ, दो पाकिस्तान के बीच में इंडिया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे जो एट्रोसिटीज था उसका साथ देके एक नया देश ही बनवा दिया। इसीलिए उन लोग का भी कहना है कि हम भी तुम्हारा नया देश बनवाएंगे जो तुमने हमारे साथ किया। तो अल्टीमेटली इस तरह का भारत बनना जो टुकड़ा टुकड़े में भारत है, बीच में दूसरे देश हैं, ये वैसे भी बैल्कनाइजेशन, ये तो यूरोप बन रहा था, ऐसा हम नहीं चाहते थे। और आगे जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि बिस्मार्क वो आदमी है यूरोप में जिसने पूरे यूरोप को एक साथ लाया था, कोशिश की थी, यूनिफिकेशन किया था। ठीक है, तो वैसे ही हमारे बिस्मार्क ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं, वल्लभ भाई पटेल साहब कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला प्लान आया डिकी बर्ड प्लान। थोड़ा आइडिया रखिए डिकी बर्ड प्लान में क्या था। Under this plan, he proposed that the provinces will be declared independent successor and then be allowed to choose whether to join Constituent Assembly or not. तो कुल मिला के एक balkanization plan लाया गया। जवाहरलाल नेहरू when apprised of the plan vehemently opposed, बहुत ही ज्यादा गुस्से से अपोज किया इस प्लान को। ठीक है, saying it would lead to what? balkanization of the country, और इसीलिए इस प्लान को प्लान बैल्कन कहा जाता है, बंटवारा किया जा रहा है पूरे देश का। तो डिकी बर्ड इज ऑल्सो नोन एज प्लान बाल्कन। ठीक है, चलिए प्लीज याद रखिएगा। जैसे ये डिकी बर्ड प्लान आया माउंटबेटन का, उस प्लान को कांग्रेस ने या जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, प्लान बैल्कन, आप देश का बंटवारा कर। समझ रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको आना है आओ, नहीं आना ना हो, तो फिर क्लास तो नहीं हो पाएगी ना। मैं बोलूं जिसको आना है संडे को आओ, जिसको नहीं आना है आओ, कायदे से मैं तो पढ़ा दिया, लेकिन 4 बच्चे जो मेरे स्टूडेंट थे वो तो वंचित रह गए। ठीक है, आना ही है, ऐसा कर लो। चलिए, अगेन फिर 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नर ने फिर से क्लियर किया, एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द असेंबली ऑफ द इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट ऑफ द कंट्री विच वेयर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। ये एक सेकेंड जो स्टेटमेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, डिकी बर्ड प्लान जैसा ही था। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाए 1946 के हिसाब से,
कैबिनेट मिशन प्लान आ चुका था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से जो भी आप बनाओगे संविधान, वो ऐसे लोग के लिए नहीं होगा जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये तो वही वाली बात हुई, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो मतलब इंडिया के न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नहीं है, मतलब न्यू इंडिया के पार्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं पार्टीशन जैसा कुछ फीलिंग आ रही है। ठीक है, आप चाहते तो पूरा इंडिया आपके अंडर था, आप पूरे को बोल सकते थे, सबको मानना पड़ेगा, सबके रिप्रेजेंटेटिव ला सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा उनके मन में भी दिख नहीं रहा है। ऑन द सेम डे 3 जून लॉर्ड माउंटबेटन, जो वाइसरॉय थे ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक पार्टीशन प्लान दे दिया जिसको माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान कहते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो 3 जून को ही ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट में अनाउंस करती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और ऐसे लोग जो अनविलिंग है उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो अलग माने जाएंगे, मतलब पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन अपने सेकंड प्लान के साथ आते हैं जिसको माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान कहा जाता है, और वो साफ साफ बोलते हैं कि जो मान रहा है वो इंडिया बना ले और जो नहीं मान रहा है वो अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। ठीक है, तो 3 जून प्लान इंक्लूडेड द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ऑटोनॉमी सॉवरेनिटी टू बोथ नेशन, ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट रहेंगे, सॉवरेन रहेंगे, अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं, राइट टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देयर विल बी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक इंडिया के लिए, एक पाकिस्तान के लिए, या एक XYZ के लिए। तो 3 जून प्लान बेसिकली पार्टीशन का प्रिंसिपल को इंक्लूड करता है, ऑटोनॉमी देने की भी बात करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक से ज्यादा की भी बात करता है, राइट टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन इफ यू डोंट एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड इन 1946 एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान। कैसे बनी थी बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे क्या होता है यहां तक, ठीक है, आगे बढ़े। ऑल अबव ऑल, अच्छा ये सब बात हुई प्रोविंसेस की। अब प्रिंसली स्टेट का क्या होगा? प्रिंसली स्टेट सच एज जम्मू कश्मीर वेयर गिवन अ चॉइस टू आइदर जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस चॉइस वुड अफेक्ट द न्यू नेशन फॉर डिकेड्स टू कम एंड स्टिल इट्स एविडेंट। जो प्रिंसली स्टेट थे उनको इंडिपेंडेंट मान लिया गया, कुछ इंडिया में आ गए, कुछ पाकिस्तान में चले गए, कुछ इंडिपेंडेंस मांग रहे थे तो हमने फोर्सफुली जूनागढ़, हैदराबाद और यहाँ पे आपके भोपाल में मिलिट्री एक्शन करवाए और हथियार लिया पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस। इसी के लिए आज तक आप गांधी जी को गलत मानते हैं। ठीक है, लेकिन सोचिएगा एक बार, मैं आपको बस सोचने में मजबूर कर रहा हूं, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, लेकिन जैसे हिस्ट्री लिखी हुई हो वैसे ही है। हाँ, उस टाइम सिचुएशन देखिए ना आप, आपको आजादी मिल रही है, दंगे फसाद चल रहे हैं, एजिटेशन बहुत लेवल पे चल रही है। अब क्या है ना, जब नया देश बनता है ना और बहुत सारे स्टेक होल्डर रहते हैं ना, सब अपने तरीके से आते हैं। कोई चाहता था हम सोशलिस्ट बन जाएं, कोई चला जाता था हम कैपिटलिस्ट बन जाएं, कोई हम चले जाएं हम ब्रिटेन के दोस्त ही रहें, डोमिनियन में ही रहें। सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सबका एक साथ कंसेंसस बिल्डिंग करना बहुत मुश्किल है। आप सबसे मैं आपकी राय पूछूं, सबकी राय अलग है, उसका कंसेंसस बिल्डिंग करना बहुत बहुत मतलब वो है। और उस समय जब मेरे को डिसीजन लेना है आप लोग की क्लासेस के लिए, तो मैं किसी को खुश करूंगा, किसी को दुखी कर दूंगा। तो गांधी जी के साथ भी हुआ, किसी के साथ भी हो सकता था। ठीक है, तो द प्लान वॉज एक्सेप्टेड एट लास्ट बाय द कांग्रेस, मुस्लिम लीग, एंड नाउ इट वॉज अंडरस्टूड पार्टीशन इज इनएविटेबल। अब पार्टीशन को कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, इनएविटेबल। इमीडिएट इफेक्ट वॉज गिवन टू द प्लान बाय इनेक्टिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट, जो 3 जून प्लान पे बेस्ड था। तो 3 जून प्लान में जो जो चीजें आपने अभी तक प्रिंसिपली समझी, वो इंडिपेंडेंस एक्ट में या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में देखने को मिलेगा। कौन पास करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट 4 जुलाई 47। इसको रॉयल एसेंट राजा रानी से मिलने में जुलाई 18, 1947 लगा, और इसको इन्फोर्स किया गया 15 अगस्त 1947 को, और 14 अगस्त की रात 12 बजे, जो 15 अगस्त कहलाता है, कायदे से आप आजाद हो गए। और जवाहरलाल नेहरू की बहुत अच्छी स्पीच है जो बहुत फेमस है, कभी सुनिएगा डीडी में या यूट्यूब में, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, जब पूरी दुनिया सो रही है हम जाग रहे हैं एक नए सवेरा के लिए। ठीक है, तो ये वो वाली कहानी है। ठीक है, जुलाई में एसेंट मिला और अल्टीमेटली फोर्स किया गया 15 अगस्त 1947। अच्छा, आपने बहुत सारे देखा होगा यूट्यूब में वीडियोस या रील्स वील्स चलती है, तो एक फैक्ट है जो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जस्ट मैं आपको बता दूं जैसे आप पढ़ रहे हैं। तो 15 अगस्त क्यों चूज किया गया बाय द लॉर्ड माउंटबेटन? 26 जनवरी इसलिए चूज किया गया था पूर्ण स्वराज को कममरेट करने के लिए, है ना। 15 अगस्त क्यों चूज कर लिया गया? रैंडम था कि क्या था?
नहीं तो उसी दिन क्यों करवाया? लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को बहुत ही लकी मानता था कि लॉर्ड माउंटबेटन जब वर्ल्ड वॉर 1 या 2 की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई एक वर्ल्ड वॉर में, वो 15 अगस्त वही दिन था जिस दिन जापान ने, वर्ल्ड वॉर 2 होगा शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्ल्ड वॉर 2 में 15 अगस्त के दिन ही जापान की कंट्री ने सरेंडर किया था टू लॉर्ड माउंटबेटन या ब्रिटिश आर्मी को। ठीक है, हाँ बोलो। इंडिया में कई सारे लोगों ने अपोज भी किया था 15 अगस्त को मत करो। हाँ सही बात है, क्यों करो? वही तो बता रहा हूँ। लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, द सुप्रीम अथॉरिटी उस समय, ठीक है, उसके लिए 15 अगस्त वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट डे। उसी दिन ब्रिटेन के सामने जापान ने सरेंडर किया था, तो बहुत ऐतिहासिक दिन था उनके लिए। जैसे आज भी आप लोग जिस दिन कारगिल वॉर में सरेंडर किया था पाकिस्तान ने, एक फोटो आती है, अभी क्रिकेट मैच हुआ था उसके बाद भी एक फोटो आई थी, तो वो दिन हम मनाते हैं, कमेमोरेट करते हैं हर साल, कारगिल विजय दिवस। तो जस्ट उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन था 15 अगस्त, तो बोले कि 15 अगस्त 1940, अब ईयर तो चेंज होगा, 15 अगस्त को उन्होंने इसलिए मनाया और 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है, एक फैक्ट है, पूछा नहीं जाएगा। ऐसा हो सकता है यदि आपने कहीं पढ़ा है, आपका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि उन्होंने जल्दी की थी, थोड़ा समय चाहते थी, कांग्रेस मुस्लिम लीग समय चाहती थी कि आप थोड़ा और समय दोगे ना धीरे धीरे चीजें सेटल होंगी, लेकिन वो 15 अगस्त को ही पार्टीशन करके निकल गए और उसके बाद तो 1.5-2 साल तक बहुत आफ्टरमाथ हुआ, ठीक है, ब्लड शेड हुआ। तो वो आपकी जो पहली बात थी ना कि जल्दी कर दिया, ब्लैक कर दिया, ये एक रीजन है, वो बहुत जल्दी चले गए। थोड़ा सेटल होके जाते ना, 6, 7, 8, 10, 12 महीना दे के जाते, धीरे धीरे सेटलमेंट करते, तो इतना ब्लड शेड नहीं होता। वो 15 अगस्त को पार्टीशन करके निकल लिए, ठीक है, उसके बाद तो ब्लड शेड बंडर बात शुरू हो गया पूरा, ठीक है। तो ये है 15 अगस्त का रीजन, तो वही है, माउंटबेटन के लिए बहुत ही डिसिसिव डे था। जैसे आप भी कभी, आपने जो पहली बार कार खरीदी थी, ठीक है, तो कभी वही डेट पासवर्ड बन जाते हैं आपके, आपके बर्थडे आपके पासवर्ड से रहते हैं कभी कभी, क्यों? जस्ट अ कमेमोरेशन, ऐतिहासिक दिन, डिसिसिव डे था। तो ये एक रीजन है जो मेरे को आइडिया है इसके बारे में, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली 1947 एक्ट इनैक्ट होते ही और इन्फोर्स होते ही क्या हो गया? It ended the British rule in India, declared India as an independent and sovereign state. Independent और sovereign क्या होता है आप सभी को पता है, 15 अगस्त 1947, और established the responsible government in India. एक इंडिया में responsible government आ गई जो अभी भी, ठीक है, डोमिनियन लेजिस्लेचर थी एज अ सॉवरेन बॉडी, ठीक है, अभी भी वो डोमिनियन मतलब के बनी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट से ही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने बनवाई थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ कैबिनेट मिशन प्लान से, ठीक है। तो अल्टीमेटली लेजिस्लेचर उन्हीं की थी, उन्हीं से बनाई गई थी, लेकिन सॉवरेन बॉडी थी, वो कभी इंटरफेयर नहीं की उसमें। जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, वो एक सॉवरेन बॉडी द्वारा बना, इसलिए इस पर क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, कभी डिबेट होती है कि ये तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो ब्रिटिश बना के गए, लेकिन ठीक है, बना के तो वही गए, लेकिन सॉवरेन बॉडी थी, उनका इंटरफेरेंस नहीं था। जो भी आर्टिकल इंक्लूड करना था, जो भी डिस्कशन था, सॉवरेन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक प्लेस, ठीक है, सभी को इंक्लूड किया गया, लड़कियां भी थी, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक सॉवरेन बॉडी थी और जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना शुरू किया। पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस क्रिएट किए गए, इंडिया और पाकिस्तान, जिनके पास पावर है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को सीड करने का, अलग होने का, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आज भी कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स वो कंट्रियां खेलती हैं जो कभी ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी। हाँ, क्रिकेट से कोई कंट्री खेलती है ब्रिटिश की कॉलोनी, ऐसा मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किए तो उनकी कॉलोनीज में खेला जाता था, जैसे लगान फिल्म में भी देखा गया। तो सबसे पहले क्रिकेट की नॉलेज उन्हीं को हुई। कैरिबियन कंट्रीज और वेस्ट इंडीज क्यों इतना वर्ल्ड कप अब जीती थी, तो जहां जहां उन्होंने देखा खेलते हुए वहां खेलने लग गए, ठीक है, हाँ वही खेलती थी, ठीक है। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स का मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो एक चीज होती है, जैसे आज आप मेरे स्टूडेंट हो, कल कलेक्टर बन जाओ या ना भी बनो, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, मेरे स्टूडेंट थे। क्यों? सबको फेम चाहिए लाइफ में, ये याद रखिएगा। एक टीचर से लेके, एक साइकिल वाले को लेके, एक बहुत बड़े आदमी कलेक्टर से लेके प्रधानमंत्री को, सबको फेम की जरूरत होती है। फेम नहीं बोलूं तो एक अच्छा वर्ड बोलूं, सोशल एक्सेप्टेंस। टिकटॉक क्यों फेमस हुआ, इंस्टाग्राम क्यों फेमस हुआ, लाइक क्यों फेमस हुआ? आप सब ना
सोशल एक्सेप्टेंस के भूखे हो। आप एक नई गाड़ी खरीद के लाओ लड़के अपने, या लड़की नया टॉप पहने और बगल वाले या घर वाले उसको ना बोले कि यार नया टॉप पहना है, वो तुम अंदर से सोच रहे तो बोल नहीं रहा, ये क्या है बात है। वो मैंने इतना अच्छा कोट लिखा, लाइक नहीं आ रहे, 10 ही लाइक आए यार, इंस्टाग्राम में लाइक नहीं आ रहे। और यही चीज यूज करती है बड़ी बड़ी कंपनीज, इंस्टाग्राम ये और टिकटॉक। सबको एक्टर बनने का शौक था बचपन से। आप सबको भी शाहरुख खान फोन कर दे, बने ना बने एक्टिंग चले जाओ बॉम्बे। सच्चाई है, क्यों? सोशल एक्सेप्टेंस जो उन लोग को मिलती है। मतलब उनका बर्थडे मनाते हैं लोग भाई, धोनी का बर्थडे मना रहे हैं बैठ के, क्यों भाई? उनको फोन करके वो थैंक यू बोला। अमिताभ बच्चन के घर, उसके घर के सामने खड़े हुए हैं शाहरुख खान के। तो यही सब आपकी इनसिक्योरिटीज हैं। हम अपने में कंटेंट ही नहीं है, हमको हमेशा सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए। मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं क्या, मेरे को आपसे एक्सेप्टेंस चाहिए, ठीक है, आपको अपने आसपास से चाहिए। तो ये सब फेसबुक इंस्टाग्राम ने दिया और आप लोग एडिक्ट हो। मतलब आप सब सोचिएगा, एक कमेंट या एक व्हाट्सएप स्टेटस डालने के बाद खासकर लड़कियां 50 बार तो खुद ही स्टेटस चेक करती है, कितने लोग ने देखा, कितने लोग ने देखा, कितने लोग ने देखा। और लड़कों के साथ एक कोई डिबेट में इंस्टाग्राम में लड़ाई स्टार्ट हो गई, कुछ चल रहा है, तुमने कमेंट कर दिया, उस किसी लड़के ने कमेंट कर दिया, पढ़ाई लिखाई भाड़ में, रात भर लड़ेंगे, डिबेट जीत के आएंगे। आज फोन कर रहे हैं दोस्तों को, अबे जल्दी लॉग इन कर, आज बताएंगे इनको। सोशल एक्सेप्टेंस, जस्ट टू गेट एक्सेप्टेंस, फेम, सबको पसंद है। तो ब्रिटेन को भी पसंद था। तो ब्रिटेन जब पूरी कॉलोनी छूट रही थी ना, तो उन्होंने एक बनाया कि कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ किसका? ब्रिटेन का। वेल्थ, ये हमारी वेल्थ हुआ करती थी, धरोहर थी हमारी, इंडिया कॉलोनी थी हमारी, वेल्थ थी, ठीक है। क्योंकि एक होती है इनकम, एक होती है वेल्थ। इनकम जो मैं यहां पा रहा हूं, लेकिन उस इनकम से मैंने वेल्थ खरीदी है। भोपाल में मेरे 3 फ्लैट, तो वो मेरी वेल्थ है। आपकी जमीन आपकी वेल्थ है, लॉन्ग टर्म है। तो उन्होंने कॉमनवेल्थ का सिस्टम डेवलप किया। आज उसी में कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हैं, रानी आके मैच देखती है। ऐसा नहीं लगता कि ये देखो हमारे सब कॉलोनीज हुआ करते थे, आज हम क्रिकेट खिला रहे हैं उनको, ये करा रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली कॉमनवेल्थ उन्होंने बनाया, और अल्टीमेटली ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में जितने भी कॉलोनीज हैं सबको बोला कि आप सब इंडिपेंडेंट सॉवरेन हो, अपना नया देश बनाओ, लेकिन आप हमारे कॉमनवेल्थ के पार्ट रहोगे। आगे जाके उन्होंने राइट टू सीट दिया था, कुछ छोड़ दिए, कुछ रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया आज भी अपनी मोनार्क किसको मानती है? इंग्लैंड की रानी को। हम नहीं मानते, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन थिंग। आप कभी ऑस्ट्रेलिया का नोट देखे हो? ऑस्ट्रेलिया के नोट में किसकी फोटो है? क्वीन ऑफ इंग्लैंड की। हमारे यहाँ गांधी जी, वहां जिन्ना जी, ठीक है, वहां क्वीन ऑफ वो इंग्लैंड। तो मानते हैं, तो उनको भी लगता होगा देखो हमारे छर्रे, ठीक है। तो थिंग इज कॉमनवेल्थ वही वाली चीज है जो आज भी आपके साथ हो रही है। तो ये उनका ये था कि चलो ठीक है, 2 डोमिनियन, कॉमनवेल्थ के 2 डोमिनियन है, और ये हम आजाद तो आपको कर रहे हैं, सॉवरेन भी कर रहे हैं, और आप हमारे कॉमनवेल्थ के पार्ट रहेंगे, लेकिन यू हैव ऑल द पावर टू सीड इट। अलग हो जाओगे तो आगे मदद नहीं करेंगे, रहोगे साथ में तो एक अपनापन रहेगा। तो वो सारी चीजें उन्होंने सोची थी, दिमाग लगाई थी, ठीक है। एज पर द प्लान, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बंगाल, पंजाब met and voted for partition। यही वो चीज हुई थी, आप सभी को पता होगा। 1935 एक्ट के बाद भी यही समझ आया था कि ये जो आपका एक बंगाल है, पंजाब है। आज भी आपने पाकिस्तान में पंजाबी सुनी होगी, पंजाबी बोलते हैं वो, क्योंकि पंजाब का ऑलमोस्ट बहुत बड़ा एरिया, कुछ बहुत बड़े गुरुद्वारे भी, ठीक है, जो उनके लिए है, वो पाकिस्तान में है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल बटाई। तो भाई जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी मुस्लिम डोमिनेशंस थे, वहां पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज को बैठाया गया, बंगाल और पंजाब को। हाँ, वोटिंग कराई गई कि पार्टीशन होगा कि नहीं होगा और क्या उसके प्रोसीजर्स रहेंगे। अकॉर्डिंगली इट वाज डिसाइडेड कि इन 2 प्रोविंसेस को रिलीजियस लाइंस में बांट दिया जाएगा, हिंदू डोमिनेशन एंड मुस्लिम डोमिनेशन। अब आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत से पंजाबियों और सिख लोग का खून बहा। अब कुछ सिख ने डिसाइड किया कि मैं जीवन भर की पूंजी या जीवन भर मैं पाकिस्तान के एरिया में रहा, इंडिया के पाकिस्तान वाले एरिया में रहा, मैं नहीं छोड़ूंगा। आज आपकी दादा दादी सब आपके मम्मी पापा के साथ नहीं रहते, कुछ तो रखना नहीं चाहते, कुछ जो रखना चाहते हैं दादा दादी इसलिए मना कर देते हैं कि हमारी गैया है यहाँ पे, यहीं पे मैं बचपन से आई थी जब 8 साल की थी, ठीक है, मेरा यह है, मैं यही रहूंगी, ठीक है, तुम एक नौकर रख दो यदि तुमको बोल दिया, आते जाते रहना, लेकिन अपना गाँव नहीं छोड़ते, ठीक है। तो अल्टीमेटली वही उनके लिए भी था। लैंड आज की डेट में, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पॉलिटी में ही है, सन ऑफ सॉइल। हम सब सन ऑफ सॉइल हैं, याद रखिएगा।
आप अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़े रहते हैं, मिट्टी की ट्रेट हमेशा रहती है। जो भिंड मुरैना गिर्द साइड का है ना, उसकी टोन में कितनी भी इंग्लिश आ जाए, वो टोन हमेशा उस सॉइल की रहती है। आप पहचान सकते हो, रीवा के हो क्या तुम, जब भिंड मुरैना साइड के हो गया, होशंगाबाद साइड के हो गया, सॉइल कुछ भी यदि आपके एरिया में होता है, आपके समाज, आपकी सोसाइटी, आपके आसपास के जो आपके कास्ट के साथ होता है ना, दैट टचेस यू। कोई गुज्जर जीत के आता है या कुछ गुज्जर की मौत होती है इंडियन आर्मी में, तो सभी गुज्जर समाज के व्हाट्सएप में रहता है कि गुज्जर का एक महान लड़का शहीद हुआ, देश के लिए बलिदानी दी, XYZ। तो वी आर ऑल आर सन ऑफ सॉइल। और ये सबसे बड़ी दिक्कत थी इंडिया के साथ। हिंदू मुस्लिम तो अलग ही हो गए अपने डोमिनेशन से, अब मराठियों को मराठा चाहिए था, बंगालियों को बंगाल चाहिए था, हिंदी भाषी को हिंदी चाहिए था, मराठी को मराठी चाहिए था, मलयालम को मलयालम चाहिए था। तो देश तो वैसे ही बेल्कनाइज था, इसीलिए हमने फेडरेशन नहीं बनाया, वरना तुम कल अलग हो जाते, केरला आज अलग हो जाए मौका मिले तो। हमने यूनियन बनाया, इतना सोचना पड़ा, क्योंकि सन ऑफ सॉइल मूवमेंट तो देश को बंटवारा कर ही दिया था। आप खुद देखिए ना, आप अपने सॉइल से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। आपके गांव की एक माता प्रसिद्ध है, उसके बारे में कोई गलत कोई बोल के दिखा दे, आपकी प्रथा के बारे में कोई गलत बोल के दिखा दे, तो बहुत ज्यादा हम जुड़े हुए हैं इस चीज से, और आज भी जुड़े हुए हैं। तो सन ऑफ सॉइल मूवमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या हुआ, बहुत सारा ब्लड शेड हुआ, बहुत सारे मिसमैनेजमेंट्स हुए, ठीक है। तो बंगाल पंजाब अलग हो चुका है, ठीक है। इंडिया भी तैयारी है सन ऑफ सॉइल के कारण। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिंध और बलूचिस्तान ने भी डिसाइड किया कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन करे ना करे, और उन्होंने डिसाइड किया हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो सिंध बलूचिस्तान और दो प्रोविंस, सिंध बलूचिस्तान तो पूरा चला गया। आज बलोच की मदद हम क्यों करते हैं, कोई बलोच दुश्मन है पाकिस्तान का, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। आप कभी भी देखिए, जब वो हमें जम्मू कश्मीर परेशान करते हैं तो अमित शाह का स्टेटमेंट आता है बलोच भाइयों के साथ इंडिया खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट बलोच के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा। बलूच लोग जो है वहां पे बहुत सारा एजिटेशन चलता रहता है, तो वो हमारे जम्मू कश्मीर परेशान करते हैं, हम बलोच को परेशान करते हैं, हम बलोच को सपोर्ट करते हैं। हम यदि करोड़ों रुपए बलोच को भेजें, बलोच का एजिटेशन बढ़े, वहां की गवर्नमेंट को दिक्कत हो, कुल मिला के टेररिज्म नहीं, मिसट्रस्ट क्रिएट करना है। टेररिज्म कुछ होता ही नहीं, मैंने आपको एक दिन समझाया था। मिसट्रस्ट टुवर्ड्स योर गवर्नमेंट, मिसट्रस्ट टुवर्ड्स योर टीचर और द कंपनी, वहां पे खेल खत्म हो जाता है दोस्त। मैं आपके दिल में बस मिसट्रस्ट डाल दूं, आपका पूरी नींव हिल जाएगी। आपको अचानक 30 साल बाद पता चला कि आपके पापा मम्मी आपके असली पापा मम्मी नहीं है। सोचो, होता है ना पिक्चरों में दिखाया जाता है, तो तुम कभी सोचते हो कि नहीं यार जो भी हो पाला पोसा है। वो मिसट्रस्ट के कारण ना बहुत सी चीजें खत्म हो जाती है। ट्रस्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही चीज यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बलूचिस्तान वाला एक इशू जो अभी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में चलता रहता है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ सिंध बलूचिस्तान चला गया, इनके दो दो पार्ट हो ही गए हैं। एक रेफरेंडम कराया गया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, ठीक है। वहां का क्या चीज सीन था, सिलेट डिस्ट्रिक्ट आसाम की, सिलेठी जो बांग्लादेशी वाला पार्ट है, सिलेट के बहुत लोग इंडिया में घुस चुके हैं, ठीक है, इसलिए बहुत बड़ा इशू चल रहा है आसाम में, ठीक है। और वहां पे कछार एरिया है जहाँ पे NIT सिलचर आसाम है, वहीं से मैं पढ़ा हूँ। तो मैं तो बहुत, मेरे तो टीचर्स, हम लोग जो बहुत से टीचर्स और बहुत स्टूडेंट है, वो सब ऐसे ही माइग्रेटेड ही है, लेकिन 30-40 साल हो गए, तो दे हैव नाउ इंडिया का ऑल द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और सिलेट में रेफरेंडम हुआ, पूछा गया पब्लिक से, मैंने बताया डायरेक्ट वो वाला रेफरेंडम, प्लेबिसाइड और राइट टू रिकॉल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया टू ज्वाइन, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ने पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया, जहां पे खान अब्दुल गफार खान, इनका नाम सुना है आपने, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफार खान जी, यदि आपने अभी हिस्ट्री पढ़ी है, इनको फ्रंटियर गांधी कहते हैं। गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे वो, और गांधीयन मूवमेंट यदि वहां पे किसी ने चालू की थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, वो यही थे। आप एक फोटो देखोगे गांधी जी के साथ खड़े हैं, बहुत लंबा सा आदमी, और यहाँ पे वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, हैंकरशिप लगी हुई है, ठीक है। तो फ्रंटियर गांधी कहलाते थे, बहुत बड़े गांधीयन थे, ठीक है। उन्होंने पूरा रेफरेंडम को रिजेक्ट किया, ठीक है, कि वो नहीं चाहते, वो चाहते थे इंडिया के साथ चले जाओ, लेकिन लोगों ने बोला कि उनकी पार्टी ने बहुत कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली सबको रेफरेंडम टुवर्ड्स द पाकिस्तान गया, और सिलेट ने भी बोल दिया कि हम पाकिस्तान जाएंगे, ठीक है, जो बांग्लादेश का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद खान अब्दुल गफार खान वाज वेरी नॉट हैप्पी, ठीक है। पाकिस्तान इंक्लूडेड द प्रोविंसेस ऑफ, अब पाकिस्तान कैसे बन रहा है,
पाकिस्तान वेस्ट पंजाब ले लिया, सिंध ले लिया, ईस्ट बंगाल ले लिया, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल हमारे पास है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रेफरेंडम हार गए थे हम लोग। डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलेट असम चला गया, भावलपुर चल गया, खैरपुर चल गया, बलूचिस्तान चल गया, और 8 प्रिंसली स्टेट बालूचिस्तान के पाकिस्तान डोमिनियन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, बाउंड्रीज बिटवीन दो डोमिनियन कैसे बनी थी? सर साइरिल रैटक्लिफ, मैंने आपको बताया थाना बेरूबारी केस मैं समझा चुका हूं। ठीक है, और बेसिकली पार्टीशन बंगाल और पंजाब में हुआ था, और इसीलिए बांग्लादेश के साथ इंडिया और पाकिस्तान के साथ इंडिया दोनों ही रैटक्लिफ लाइन है, और चाइना के साथ मैकमोहन लाइन है। ठीक है, दुरंत लाइन अफगानिस्तान के साथ है। तो रैटक्लिफ लाइन, सर साइरिल रैटक्लिफ, इन्होंने डिमार्केट किया बंगाल और पंजाब की दो न्यू कंट्रीज को। बाकी सब चीज आपके सामने है, कौन कहां कैसे गया, कभी समझना है तो पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि भावलपुर किसके पास है, जस्ट आपको समझाने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं कभी दिमाग में, सर ये हुआ। 1857 के बाद रानी ने क्या लिया था टाइटल अपने ऊपर? एम्प्रेस ऑफ इंडिया। अब तो छोड़ना पड़ेगा, तो 47 एक्ट में एक और चीज जो आपको जानने की जरूरत है, इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया और एम्प्रेस ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। जो किंग ऑफ इंग्लैंड है उनके बहुत सारे टाइटल्स थे, रॉयल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड XYZ, तो एम्परर ऑफ इंडिया का रॉयल टाइटल उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, दिस वॉज सब्सिक्वेंटली एक्सिक्यूटेड बाय किंग जॉर्ज 6 बाय द रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ 48। मतलब उस समय राजा कौन था? राजा था जॉर्ज 6। 1948 22 जून को द किंग जॉर्ज 6 ने अपना एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। उसके बाद आज तक उनकी रॉयल हेयर में कोई भी एम्परर ऑफ इंडिया यूज नहीं कर सकता। ब्रिटिश पार्लियामेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसके कुछ काउंसिल मेंबर्स आ चुके थे, इंडियन काउंसिल हट चुकी थी 35 में, यदि आपको याद होगा कल वाली क्लास में। ठीक है, तो इट एबॉलिश द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर्ड ऑल इट्स फंक्शन टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर। एक नया डिपार्टमेंट बनाया, जाने नहीं देंगे इतने प्यार से, कॉमनवेल्थ में रहो। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हटा दिया गया, एक नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया कॉमनवेल्थ अफेयर, जो पूरे कॉमनवेल्थ को देखेगा। ठीक है, जो हट जाएंगे वो हट जाएंगे। ऑफिस ऑफ वाइसरॉय की कोई जरूरत नहीं थी, अब उसको भी एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन, दोनों डोमिनियन में, अ गवर्नर जनरल हु हैज टू बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर अ कॉमन गवर्नर जनरल यदि दोनों इंडिया पाकिस्तान मान जाते हैं। तो वहां गवर्नर जनरल खुद कौन बन गया? जिन्ना साहब, उन्होंने गवर्नर जनरल का टाइटल ले लिया, और इंडिया में हमने क्या है, माउंटबेटन को रिटेन कर लिया, फिर श्री राजा गोपालचारी, फिर हमने हटा दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऑफिस ऑफ वाइसरॉय के साथ ये किया गया। ठीक है, पढ़ लीजिए, इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन एक गवर्नर जनरल। डोमिनियन, हर डोमिनियन के पास एक गवर्नर जनरल साहब रहेंगे, वाइसरॉय की पोस्ट हटा दी गई। जो कौन अपॉइंट करेगा? डोमिनियन कैबिनेट और ब्रिटिश किंग के हिसाब से। ठीक है, और अल्टीमेटली यदि आप चाहोगे तो हम कॉमन गवर्नर जनरल आपको दे देंगे फॉर द टाइम बीइंग। Governor General and the governors of the province were expected to act on the advice of ministers in the all matter, including those matter which they could exercise their special and discretionary power। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। क्यों? अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय या कोई भी गवर्नर खुद काम करता था अपने स्पीयर में, स्पेशल पावर थी और डिस्क्रिशनरी पावर थी। कल मैंने आपको समझाया गवर्नर का डिस्क्रिशन, मेरी मर्जी पे जो मेरे को सही लगे। तो उनके पास स्पेशल पावर थी, डिस्क्रिशनरी पावर थी, या जो भी वो करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू, ऑफिस ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी के थ्रू। अब ऐसा नहीं था, अब जो माउंटबेटन बैठेगा यहाँ पे वो हमारे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेगा। अब उसकी कोई स्पेशल पावर नहीं, कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं। जो हमारे इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी वो जो बोलेंगे, हमको तो एक चाहिए एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, जाके जाके प्रेसिडेंट साहब बनेंगे, हमारे स्टेट में गवर्नर साहब बनेंगे, तो हमको तो एक एग्जीक्यूटिव चाहिए था, हमने एग्जीक्यूटिव बना लिया। लेकिन अब वो डिस्क्रिशन में काम नहीं करेगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आएगी, पीपल्स पावर आएगी। ठीक है, या पार्टी पावर ऑफ इंडिया आएगी। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिएगा, गवर्नर जनरल या किसी का गवर्नर प्रोविंस का एक्सपेक्टेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर इन ऑल मैटर, कोई डिस्क्रिशन नहीं, चाहे उनका कोई भी मैटर डिस्क्रिशनरी या स्पेशल हो तब भी। Thus they were reduced to the position of constitutional head या nominal head, जो आज की डेट में प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं। हालांकि गवर्नर इज मोर हैविंग मोर डिस्क्रिशनरी पावर देन प्रेसिडेंट, ऐसा आपको पढ़ने को मिलेगा आगे जाके। प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है, रियल हेड कौन है?
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर नॉमिनल हेड, रियल हेड सीएम, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट्स, और यहां पे पॉपुलर पावर हेड ऑफ गवर्नमेंट, डी फैक्टो, डी ज्योर, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, नहीं समझ आया फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी, बता चुका हूं, रिपीट करना तो बता दीजिएगा। कुल मिला के ये नॉमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहेंगे, जैसे रानी रहती है, जैसे प्रेसिडेंट रहता है आज, कोई भी एक्ट इनके थ्रू जाएगा, इनके पास पावर नहीं है ज्यादा, कुछ वीटो पावर मिलेंगी आगे जाके, ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहेंगे, नॉमिनल हेड रहेंगे, ठीक है, मतलब पूरी पावर उसकी छीन ली गई पोस्ट की। हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इन ब्रिटेन हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। जो वहां गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन है जॉर्ज 6 के अंदर या किसी रानी के अंदर होती, हिज और हर मैजेस्टी गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटेन की कोई जवाबदेही नहीं बनती। अब यहां की पार्लियामेंट बैठे, इंटरिम गवर्नमेंट बैठे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठे, दे विल टेक डिसीजन फॉर द इंडिया और पाकिस्तान, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट 15 अगस्त से जो पास होंगे वो इंडिया में लागू ही नहीं होंगे, वो अपने कॉमनवेल्थ में या अपने कॉलोनीज में या अपने ब्रिटेन में लागू करते रहेंगे। तो नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ऑफ द 15 अगस्त 47 वाज टू एक्सटेंड टू आइदर द न्यू डोमिनियन अनलेस यहां का लेजिस्लेचर एक ऐसा लॉ पास कर दे कि भाई गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन एक्ट ऑफ 1957 को हम यहां अडॉप्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी पूर्ण स्वराज हमको मिल रही थी, ठीक है। इससे पहले कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, काउंसिल एक्ट आया, मॉडलमेंटो एक्ट आया, वो यहां भी लागू होता था। वहां स्लेवरी बंद की, यहां भी स्लेवरी बंद हुई, समझ आया आपको, ठीक है। तो इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी कोई रूल नहीं बचेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली एग्जीक्यूटिवली भी पूरी पोस्ट एक रबर स्टैंप बन गई, एक पपेट बन गई, किसके हैंड में, इंडियन गवर्नमेंट के हैंड में। और जो पार्लियामेंट थी वो भी सॉवरीन हो गई इंडिया की, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी रूल यहां पे पास नहीं होगा अनलेस हम नहीं चाहेंगे, ठीक है, पूर्ण स्वराज। इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल्स, पहले पावर उन्हीं के पास थी कोई भी वीटो की, और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल, कि भाई ये बिल जो पास कर रहे हो तुम एक बार मेरे अप्रूवल के लिए भेजो, ठीक है, अब आप नहीं कर सकते। बट दिस राइट वॉज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल, ठीक है, द गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी, तो ये पावर रखी गई थी क्योंकि एक इंटरिम डोमिनियन बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज वेर एम्पावर्ड बोथ द डोमिनियन, इंडिया पाकिस्तान दोनों एक साथ चल रहा है, ठीक, टू लेजिस्लेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वेयर ड्राफ्टेड एंड एनफोर्स्ड। तो जब आपको अपने न्यू लॉज बनाने हैं आप बना सकते हैं, लेजिस्लेट कर सकते हैं, ठीक है। जब जीवी मावलंकर जी बैठते थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती थी, लेजिस्लेचर बन जाती थी, और जब राजेंद्र प्रसाद जी बैठते थे तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती थी। यही है, आप ही 11 लोग हो, आप ही लेजिस्लेचर हो, आप ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो, डिपेंडिंग यहां कौन खड़ा है। यदि यहां पे प्रियांक सर खड़े हैं तो आपकी सेंटर हेड या एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रॉब्लम डिस्कस की जाएंगी, मैं खड़ा हूं तो पढ़ाई की बात की जाएगी। वैसे ही यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनी है, जब वो देश चलाएगी, नए लॉ बनाएगी, तो यहां पे स्पीकर कौन बैठेगा, जीवी मावलंकर साहब, या आज ओम बिरला साहब बैठते हैं जो हमारे स्पीकर हैं हमारे लोकसभा के, और यहां पे यदि राजेंद्र प्रसाद जी बैठे हैं तो मतलब अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पे ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, ऐसे करके बांटा गया था, सेम काम, आपके दो काम थे उस समय, ठीक है। इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द बोथ डोमिनियन टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिव नेशन के लिए, और रिपील करें कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट। आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा खत्म करोगे मेरे साथ ना, लास्ट का पार्ट में लिखा हुआ है आज से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और फलान ढिकान एक्ट को खत्म करते हैं और इंडिया को नया संविधान देते हैं। ये लास्ट लाइंस है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कभी भी आप पढ़िएगा ना, आप लक्ष्मीकांत है, ढूंढना पड़ेगा इसमें।
चलिए ढूंढना पड़ेगा, बाद में बता दूंगा, ठीक है। ऑफ मत करना, 27-28 में कर देना। ले भाई तू ये ना, ठीक है ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने डोमिनियन पे लॉ भी बना सकती है और रिपील भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। ये एकदम याद रखिएगा, जैसे 1858 का एक्ट बस ट्रांसफर पे बात किया था, 47 एक्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्रिएट नहीं। क्यों जाते जाते क्यों करना, वो पार्टीशन किया, ट्रांसफर ऑफ पावर किया, नए रूल्स को डिवाइस किया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट नहीं है कि 1947 से आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट यूज करो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो प्लीज याद रखिएगा, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता है, ठीक है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1957 वाज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इन एनी मैटर, hence it provided for the governance of each of the dominion India and Pakistan and the provinces by the government of India 1935 और 19 एक्ट। मैंने आपको बताया था हमारा देश जब तक अपना संविधान नहीं बनता 35 और 19 के हिसाब से चलेगा, ठीक है। till the new constitution were framed, the dominion were however authorized to make modification in this act, they have all the power. It discontinued the appointment of civil services and reservation of post by the Secretary of State for India. The member of the civil services appointed before 15 August would continue to enjoy all benefit that they were entitled at all time. आगे का जो रिक्रूटमेंट होगा यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी जो भी होगा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा, उससे पहले जो लोग काम कर रहे हैं दे विल एंजॉय देयर बेनिफिट्स, लेकिन इन द इंडियाज वे। सर BN राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने वो सिविल सर्वेंट थे, उनको पता था कि देश में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलाया जाता था बाय द वाइस रॉय, तो उन्होंने मदद की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कि ऐसा काम होता है, ऐसा करना चाहिए, उस समय वाइस रॉय ऐसा किया करते थे, तो अल्टीमेटली ही बिकेम द पार्ट, ठीक है। द एक्ट इंक्लूडेड द डिवीजन ऑफ आर्म्ड फोर्स बिटवीन द कंट्री। आर्म्ड फोर्स थी भाई हमारी बहुत बड़ी, कुछ पाकिस्तान को देनी है, कुछ रेजिमेंट इंडिया को देनी है, तो ये भी 47 एक्ट बताया आपको, ठीक है। इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी। ब्रिटिश पैरामाउंट है, सबसे बड़ा है, सबसे सुप्रीम है, उसको लैप्स कर दिया, ठीक है, खत्म कर दिया, ठीक है, ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट। क्योंकि ब्रिटिश पैरामाउंसी कहां थी, प्रिंसली स्टेट, प्रोविंसेस तो अलग चलते थे, ठीक है। तो अब प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट होते दिख रहे हैं, ब्रिटिश पैरामाउंसी या उनकी सॉवरेनिटी वापस आ गई है, सॉवरेनिटी खत्म हो गई है। और ट्रीटी रिलेशन विद ट्राइबल एरिया, जो भी ट्राइबल एरिया के साथ उनकी ट्रीटीज थी वो भी खत्म कर दी गई, ठीक है, 15 अगस्त 1948। तो ब्रिटिश सॉवरेनिटी ओवर प्रिंसली स्टेट वाज एंडेड, ठीक है, चलिए ये भी आजाद हो गए। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट आइदर टू जॉइन डोमिनियन इंडिया पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। हम रिमेन इंडिपेंडेंट नहीं रहने देंगे, इंडिया पाकिस्तान बांट लेगी, कोई इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा, आगे जाके ये देखेंगे। लेकिन उन्होंने क्या बोला 47 एक्ट से, आज से प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट, इंडिया पाकिस्तान खुद जो चाहो। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट 14-15 अगस्त the British rule came to an end and the power was transferred to the two new independent dominion India and Pakistan. पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ 14 अगस्त को और इंडिया हुआ 15 अगस्त को, ठीक है। तो आप ये चीज तो जानते ही होंगे। Jinnah left for the Karachi on 7th of August. Here the Constituent Assembly of Pakistan met on 11 अगस्त। कोई मतलब नहीं, तो डिटेल में मत जाइएगा, उस कहानी जान लीजिए। Elected him the president. 3 days later he sworn as the Governor General of Pakistan. तो भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है उस समय, 7 अगस्त को ही जिन्ना कराची चले गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान 11 अगस्त को मिली, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ। पहले वो प्रेसिडेंट बने, वहां के इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट, और अपने आगे जाके वो महामहिम में गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बन गए। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने पूरा ही ब्रिटिश से कन्नी काट ली, हम कोई नाम देख लेंगे। हमने तब भी माउंटबेटन को कुछ दिनों तक अपना गवर्नर जनरल बना के रखा। इन्होंने क्या की, शोर कराया जवाहरलाल नेहरू को एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये कुछ नाम याद रखिएगा, ये तो वैसे पता भी रहते हैं बचपन से, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल हमारे माउंटबेटन साहब, जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946। यही आगे जाके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की डोमिनियन बनती है। इसका ड्यूअल काम यही था, द ड्यूअल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। समझ आया आपको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही आगे जाके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डोमिनियन बनेगी। क्यों? पहला इलेक्शन तो हुआ 1951-52 में, तो 47, 48, 49, 50 4 साल क्या करेगा, देश कैसे चलेगा? इंटरिम गवर्नमेंट। और इंटरिम गवर्नमेंट तो चलो एग्जीक्यूटिव तैयार थे, हमारे पीएम साहब भी तैयार थे, लेकिन लेजिस्लेचर कहाँ है? लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो 4 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 काम थे। पहला काम था पार्लियामेंट बनना हमारा,
और प्लस हमारा संविधान भी बनाना, डिपेंडिंग उन्होंने क्या रूल बनाया, कौन मॉनिटर कर रहा है उस समय क्लास, हु विल बी द स्पीकर ऑफ द हाउस। ठीक है, अच्छा। द मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट वेयर द मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उस समय मिनिस्टर्स बन चुके थे, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, अब उसमें सब इंडियंस आ जाएंगे। ठीक है, द वाइसरॉय कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ द काउंसिल, बट जवाहरलाल नेहरू वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइस प्रेसिडेंट हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब जो प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, और पूरी जो मिनिस्ट्री बांटी गई थी इंटरिम गवर्नमेंट की, जो लिस्ट हमें अब कुछ दिनों बाद देखेंगे, इस तरह से देश हमारा इंटरिम गवर्नेंस में घुस रहा था। इंटरिम मतलब बीच में, मॉडरेशन में, दो चीज के बीच में, ट्रांजिशन में, इस तरह से काम स्टार्ट हो चुका था। एज द एक्ट हैड empowered both the dominion to repeal any act of the parliament of the British applied to them, including Indian Independence Act itself। सही बात है, एक ऐसा फैक्ट है, ज्यादा जरूरी नहीं है, सब एक्ट यदि हम रिपील कर सकते हैं तो इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट भी रिपील कर सकते हैं, है ना, वो भी तो ब्रिटेन का ही था। ठीक है, सब्सिक्वेंटली बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान रिपील्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 47 विद द इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बनने के बाद उन्होंने सभी एक्ट रिपील कर दिए। आर्टिकल 395 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली रिपील्स दिस एक्ट। एकदम लास्ट के आर्टिकल्स में, जो मैं आपको अभी ढूंढने के लिए कह रहा था, फिर टाइम लगता। 395 में साथ साथ लिखा है कि अब ब्रिटिश के ये फलान फलान एक्ट आज से खत्म, हमारा इंडिया चालू। यहाँ पे इंडिया में नहीं मैडम, मेरे को जितना याद है नहीं होती, हो भी सकती है लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होती। वाइसरॉय ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कि वहां कोई कंपनी वाइसरॉय के हिसाब से चल रही है, पोजीशन है, आप डाल सकते हो, यहाँ पे वाइसरॉय नहीं होते। हाँ मैडम, ये चेक करनी पड़ेगी, शायद से नहीं है, नहीं है, नहीं अब नहीं है, अब प्रेसिडेंट है, गवर्नर जनरल की पोस्ट नहीं है वहां पे। With the passing of the Indian Constitution, Dominion status was also done away। हम नहीं है Dominion, हमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसलिए आप पढ़ते हो रिपब्लिक ऑफ इंडिया। The enactment of the Indian Independence Act 47 was an event of great constitutional significance। आजाद हुए थे, and thus from the powerful authorities of unchecked, ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको यूज कीजिएगा, पढ़ लेते हैं, पहले समझा देता हूं। And thus from the powerful authorities of unchecked executive, क्या वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव्स को या ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव्स को आप चेक कर सकते थे, नो कॉन्फिडेंस ला सकते थे क्या, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते थे क्या, अकाउंटेबिलिटी कर सकते थे क्या? नहीं। सुनिएगा, एक पावरफुल अथॉरिटी ऑफ अनचेक्ड एग्जीक्यूटिव से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होती है टू अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विच इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर एंड द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये यूज कीजिएगा। ये ट्रांजिशन क्या था? एक अनचेक्ड एग्जीक्यूटिव टायरनी ऑफ ब्रिटिश से एक रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल पीपल डेमोक्रेटिक कंट्री की शुरुआत थी। ठीक है, तो प्लीज इसे यूज कीजिएगा, ये मेंस में काम आएगा, प्री में कोई काम नहीं आएगा। दिस वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट इन द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, क्योंकि इसके बाद इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल और नेशनल इंडिपेंडेंस हो चुकी थी। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्लोज द चैप्टर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड असर्ट द डॉन ऑफ न्यू फ्रीडम। तो यूज कर सकते हैं, एक वोकैबुलरी दी है आपको। ठीक है, एक नई शुरुआत आपको दी गई। ठीक है, डॉन एंड डस्क, सुबह जब होती है, पूरा सूर्य निकलने से पहले जो छोटी सी किरणें होती हैं, एक भीनी सी, उसको डॉन कहते हैं। और शाम को वैसे ही जब अंधेरा होना, इवनिंग का टाइम होता है, तो डस्क कहते हैं, डॉन एंड डस्क। आपकी जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज है उसमें ज्यादा देर तक रहती है डॉन एंड डस्क। ठीक है, आप ट्रॉपिकल कंट्री है, आपकी डॉन डस्क 15 मिनट की होती है, सनराइज सनसेट 15-20 मिनट की, इसीलिए वहां पे डे लाइट सेविंग की जाती है। सोचो यदि कहीं पे 2.5 घंटे का डॉन या डस्क है, पूरी तरह सुबह होना या पूरी तरह रात होना, तो वहां पे चीजें चेंज हो जाएंगी। और यहाँ तो 15 मिनट का काम है, उनके लिए वहां को सेव करने की जरूरत है। ठीक है, तो बहुत चीजें होती है। आप देखते हो ना घड़ियों में अलग से गोले रहते हैं, वो उसी के लिए रहते हैं। वो 15 मिनट 20 मिनट ठंडी गर्मी में ना अपने क्लॉक को ऊपर नीचे करते हैं, आगे पीछे करते हैं। और आप क्या है ना, आप तो खरीद लेते हैं अमेरिका की घड़ी, वो आपको कोई काम नहीं होता, ऐसे गोल गोल घुमाने के लिए। ठीक है, कभी देखा ना घड़ी में 2 डायल्स रहते हैं, आपके किसी काम के नहीं है, आपका सिंगल टाइम जोन है भैया, क्या करोगे? नहीं भैया, स्टाइल अच्छा है, 3 डायल है इसमें, कोई मतलब नहीं।
नहीं वो है मैडम, 2 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं मानती। तो हमारे तो अरुणाचल और गुजरात के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, बहुत कायदे से। इसलिए चाय बगान टाइम मांगा जा रहा है आसाम द्वारा, ठीक है, मैंने आपको उस दिन डेमो ज्योग्राफी में पढ़ाया था। लेकिन क्या है ना, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? टाइम जोन चेंज होगा तो तुम जैसे पढ़े लिखे लोग, हमारे जो है पढ़े लिखे लोग, वो टाइम जोन नहीं समझ पाएंगे, लोगों की बस छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है, निकले थे कहीं। इतनी इलिटरेसी, इतना अनअवेयरनेस, ठीक है, इतना अनडिसिप्लिन वे ऑफ लीडिंग अ कंट्री। जापान में बहुत डिसिप्लिन कंट्री है, हमारी तो सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन कंट्री है। हमारा दिक्कत हो जाएगी मैडम। उस समय भी इसलिए डिसाइड नहीं किया गया था, लेकिन आगे जाके मोर मैच्योर गवर्नमेंट के साथ, और आप लोग मैच्योर होंगे, इन्फॉर्म्ड होंगे, तो हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत दिक्कतें आएंगी, धीरे धीरे समझना। हाँ हाँ, डेमोक्रेसी तो है ही, दिक्कत है ही उसके साथ। अब देखिए डेमोक्रेसी का ही तो पार्ट है कि एक एग्रीकल्चर एक्ट 2 स्टेट के कारण रिपील कर लिया जाता है, क्योंकि किसकी मोनोपोली खत्म हो रही थी? पंजाब हरियाणा की। मध्य प्रदेश के तो फायदा ही था भाई, वो जो भी एक्ट हो रहा था, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े एग्रीकल्चर लोग को दिक्कत थी उससे, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं और भी रीजन है। तो ठीक है, यहाँ वही लोग तो सबसे ज्यादा थे, तो वो सब चीजें। चलिए, देखा जाए तो फुल डेमोक्रेसी तो फेल ही है। बहुत से पॉलिटिकल थ्योरी भी कहती है फुल डेमोक्रेसी इज अ मिथ। आज भी फुल डेमोक्रेसी थोड़ी है, बोलने के लिए 5 साल में डेमोक्रेसी का सर्कस होता है, तुम लोग सब बिक जाते हो। 6 महीने में देखना कुछ ऐसा चीज होगी, सब एकदम ओवर पैट्रियट हो जाओगे, या कुछ ऐसा हो जाएगा और आप वोट करके आ जाओगे। ठीक है, आप सब 18 साल के ऊपर हो, कितने लोगों ने वोट किया? सच बताओ, नहीं आगे का क्वेश्चन पूछा, सच बताओ, तुमने उस MP MLA को जान के, उसके बारे में पढ़ के वोट किया कि पार्टी के नाम पे वोट किया? हाँ, नोटा किया। हाँ, नोटा किया। भाजपा किसे हो? हाँ हाँ हाँ। तो एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, बताए मेरे साथ भी है ऐसा। मैं एक पर्टिकुलर पार्टी को इसलिए वोट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा मम्मी उनको कर रहे हैं, या वो मेरे परिवार के हैं, या वो मेरी जान पहचान के हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं तो बायस्ड हूं ना, मेरा खुद का एजेंडा है, तो हम लोग ऐसे ही वोट करते हैं, आपको भी पता है, ठीक है, जान दीजिए। चलिए, however it was the final culmination of the British policy of divide and rule, last nail in the coffin मार के चले गए, इंडिया पाकिस्तान को अलग करके चले गए। The last final culmination of the British policy of divide and rule as the act laid the partition of India and Pakistan, ठीक है, लास्ट नेल इन द कॉफिन, आपके कॉफिन में लास्ट नेल, उसके बाद कॉफिन पूरा बंद, ठीक है। इंडिया पेड अ वेरी हैवी प्राइस देयरफॉर इन द फॉर्म ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइफ लॉस्ट इन द फायर ऑफ द पार्टीशन व्हिच इज स्टिल बर्निंग एंड बिकमिंग अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू डोमिनियन। आज भी बड़ा हुआ है एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन, और आज भी बहुत सा करोड़ों पैसा पाकिस्तान और इंडिया खर्च कर रही है एक दूसरे के रिलेशनशिप के जो जंजाल क्रिएट हुआ है। वो एजुकेशन में जा सकता था, हेल्थ में जा सकता था, बहुत है कि डिफेंस बजट अपना कितना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2.5% ऑफ द टोटल GDP, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्ट नहीं याद नहीं आ रहा। तो एक कंट्री जिसका ट्रिलियन इकोनॉमी GDP है, कमाई है, उसका 2.5-3% किस पे खर्च होता है? आर्मी में। इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन करने में, स्ट्रेटेजी बनाने में, स्पाइंग करने में, बहुत सारी चीजें। हमारे तो खुद के नेशनल एडवाइजर पाकिस्तान में रह के आए, वो खुद अपनी कहानी हिस्ट्री चैनल में बता चुके हैं, यदि आप कभी भी पढ़े आज रात को, बहुत अच्छी कहानी है उनकी। हिस्ट्री चैनल का एक पूरा है इंडियन स्पाई के ऊपर, तो वहां पे पूरा बताते हैं कैसे मैं कहाँ था, क्या था, ऐसा ऐसा। पढ़ना चाहिए सब चीजें, आपको थोड़ा आइडिया लगता है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, आपका ये चैप्टर खत्म होता है। कुछ मिसलेनियस पॉइंट से याद रखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या हुआ, बेसिक आइडिया रखिएगा, इसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहां से बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द एक्ट, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं और जो मिसलेनियस पॉइंट आपको लूसेंट या दूसरी किताबों में मिलता है, तो ये अलग से है, 2-3 स्लाइड में आपको बता देता हूं, ठीक है। लॉर्ड वेरन हेस्टिंग नाम सुना होगा आपने, ठीक है,
क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आप लोग का तो कभी क्वेश्चन आ जाए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस कहाँ क्रिएट होता, तो तुम बोले कोई एक्ट में तो पढ़ाया ही नहीं सर ने, कोई वो एक्ट से नहीं आया था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे, कलेक्टर ऑफिस बनाने थे, कलेक्टर का रेवेन्यू वाला देखना था। तो भाई लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने एक ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया था इन 1772, जिसके बाद जुडिशियल पावर भी थी, जिस जुडिशियल पावर को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कॉर्नवालिस ने अलग कर दिया था। वही डीसीडीएम, जो डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसका जुडिशियल पावर होती है, जन सुनवाई करता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जुडिशियल पावर नहीं होती। तो पहले कलेक्टर जज भी था, देखा जाए जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव साथ में थी, उसको अलग किसने कराया, कॉर्नवालिस ने करवाया। तो एक एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए। फिर उस दिन हम लोग बात कर रहे थे डिसेंट्रलाइजेशन। पहले फाइनेंस का हुआ, मैंने पहले पैसे दिए तुमको, और फिर धीरे धीरे मैंने बजट भी बनाने की पावर दी, तुमको चलाने की भी पावर दी। तो पहला होता है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का ही पार्ट है, ये किसी एक्ट से नहीं आया था। आपको याद होगा मेयो रिपन का नाम हमने एक्ट में पढ़ा था। तो ये दो फैक्ट याद रखिएगा। लॉर्ड मेयो का एक रेजोल्यूशन आया था, हमारे गवर्नर जनरल थे, ऑन द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, जिसने विजुलाइज किया इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, और आगे जाके पंचायती राज सिस्टम, इन्हीं लोग की शुरुआत थी, पहला सीड यही था। 1870 के बाद 1882, अच्छा ये वही दो लोग हैं ना जिन्होंने सेंसस स्टार्ट करवाया 1872 में, 1872 इफ आई एम नॉट, हाँ इसी के आसपास इंडिया में पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने क्यों जनगणना कराई, डेमोग्राफिक्स क्यों कराया जाता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और कंपैरिजन। मैंने आपको उस दिन डेमोग्राफिक्स पढ़ाई थी। तो भाई क्यों करवाई, क्योंकि आपको डिसेंट्रलाइज करना है। जब मेरे को पता ही नहीं रहेगा आप लोग किस तरह से पैसे खर्च कर सकते हो, किसको कितनी जरूरत है, तो मैं कैसे डिसेंट्रलाइज कर लूं। सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोग्राफिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने वो नींव रखी थी पंचायती राज सिस्टम की। जब पंचायती राज चैप्टर लक्ष्मी में खोलोगे ना, सबसे पहले इनको पढ़ोगे आधे पौन पेज, फिर आएगा सीडीपी, ठीक है, 1952 जवाहरलाल नेहरू कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर बलवंत राय, अशोक राय, फिर जाके राजीव गांधी गवर्नमेंट और बहुत सारी चीजें, जीवी के ये कमिटी XYZ। ठीक है, लॉर्ड रिपन के रिजोल्यूशन में क्या हुआ 1882 में, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। आप मैग्ना कार्टा समझ चुके हैं, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया छोड़ो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती राज सिस्टम का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, 1882 का लॉर्ड रिपन। इसीलिए लॉर्ड रिपन को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ना कि मेयो को। मेयो ने एक पार्ट किया था, इसने पूरा कर दिया। तो प्लीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, आपके पिछली बार के एमपीपीएससी में भी आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, यूपीएससी का भी बहुत फेमस सवाल है कि फादर ऑफ एलएसजी कौन है, ड्रग की बात नहीं कर रहा हूं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 लॉर्ड रिपन। 1924 में रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट, किसने बोला था, एक्वर्थ कमेटी 1921। ये बहुत न्यूज में था क्योंकि हाल में ही आपने सुना होगा जनरल बजट और रेल बजट मर्ज कर दिए। पहले याद कीजिएगा, आप जब छोटे थे, लालू प्रसाद यादव का सबको याद होगा, या पहले दिन रेलवे बजट आता था, फिर अगले दिन जनरल बजट आता था, है ना, नई ट्रेन चालू हुई कि नहीं अपने गांव में, XYZ सब सोचते थे। ठीक है, तो 1924 में एक रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर दिया गया। दो बजट आते थे, रेलवे का अलग, जनरल बजट में सब चीज एक साथ। किसने बोला था, एक्वर्थ कमेटी 1921। अब आगे जाके करंट अफेयर्स है आपके लिए। विवेक देबरॉय कमेटी, नीति आयोग का नाम सुना है, ये नाम बहुत सुनोगे आप लोग। ठीक है, विवेक देबरॉय कमेटी 2016 में बैठी, उसने बोला कि रेलवे और जनरल बजट को मर्ज कर दो। रेलवे बजट अलग इसलिए था कि रेलवे बहुत बड़ी स्टेक होल्डरशिप थी, 1935 एक्ट। ठीक है, हमारे लिए नहीं है, रेलवे इज अ पार्ट ऑफ इंडियन जनरल बजट। एक साथ कर दो, फालतू में खर्चा कम होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो विवेक देबरॉय ने 2016 में बोला कि सुनिए मर्ज कर दीजिए। अल्टीमेटली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लिया इसको। 2017-18 में रेलवे बजट और इंडियन बजट एक साथ आने लग गए। उसके बाद से अभी मर्जर बजट से आते हैं। कौन थे लास्ट रेलवे मिनिस्टर जिन्होंने सेपरेट बजट दिया था रेलवे का, सुरेश प्रभु जी, यदि आपने नाम सुना होगा, रेलवे मिनिस्टर थे। ठीक है, कौन थे वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने कंबाइंड बजट दिया, अरुण जेटली साहब। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट किसने दिया था, सर चट्टी सर RKS चट्टी। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। इंडिया का पहला फर्स्ट बजट, जो पहला फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री थे, जो चट्टी साहब थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को दिया था। पहला रेलवे बजट किसने दिया था, जॉन मैथाई। तो ये सब नाम आपको याद रखना है।
इन ईयर 2000 ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर भी थी वेस्ट बंगाल की, बिकेम द फर्स्ट फीमेल रेल। तो मैं आपको कल बताया था मेल फीमेल याद होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण फुल पोस्ट, और पहली कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए हाँ बताइए मैडम। आपने अभी कहा था कि जो ऑफिस में बने हैं कलेक्टर्स के, अभी वो इस टाइम पोर्टल के बाद बने हैं, लेकिन आपने पहले कहा था कि जब वो सभी डिफरेंट यूपीएससी के स्टेट्स के लिए भी आए थे, तो उस टाइम पे ऑफिस नहीं बनाए थे। वो तो बहुत पहले की बात है मैडम, 72 की बात चल रही है, पहले ही बन गए थे, ठीक है। लेकिन रिक्रूटमेंट हमारे लिए नहीं थे, रिक्रूटमेंट इंडियंस के लिए ओपन किए गए, और फिर इंडिया के रिक्रूटमेंट के लिए इंडिया में वो स्ट्रक्चर लाया गया। इनके पास तो पहले भी कलेक्टर्स थे, वहां भी तो चल ही रहा था ना एडमिनिस्ट्रेशन। दो रेवेन्यू कलेक्टर्स की पोस्ट पहले से भी थी ब्रिटेन में, उसको इंडियन वे में लाया गया था उस समय। ये हो गया आपकी ममता बनर्जी जी। अगला फैक्ट है, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन अंडर द टैग नेम ऑफ इंडियन रेलवे रैन ऑन 16 अप्रैल बिटवीन बॉम्बे एंड थाने इन द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, ठीक है। तो याद रखिएगा, कब आई थी पहली ट्रेन इंडिया में? 1853 में, 16 अप्रैल, याद होना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ है बॉम्बे थाने के बीच में, ठीक है। आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है।